Hello everyone, welcome to our channel Exam Arc, a one-stop solution for general studies. I hope you all are doing great and I hope कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है. I am assuming कि आप सबने ये चैनल को सब्सक्राइब किया होगा. If not, then please do subscribe our channel at the earliest so that हम ये सीरीज को equal motivation और equal vigor के साथ continue कर सके. So yeah, without any further delay, let's continue with the lecture. Now, another effective constitution का क्या वो है? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. ओके, बिफोर हम इसमें प्रोसीड करें, आई लाइक टू टेल यू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 50. ये साथ साथ मैं आपको आर्टिकल इसलिए बता रही हूँ ताकि ये मेन मेन आर्टिकल्स आप पहले से ही पढ़ के रखो, पहले से ही लाइक आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि हाँ ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे, ताकि फ्यूचर में जब भी हम इन आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आपको क्लिक हो कि हाँ ये चीज हमने कहीं पढ़ी है, ठीक है. और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि अभी आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, बट ऑब्वियसली आगे जाके आपको उस टाइम पे याद तो आएगा कि हाँ ऐसा पढ़ा था, और मे बी आपको याद रहे भी अभी. तो उस ये क्या देता है हमें? सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है. आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द सोसाइटी, सॉरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन देता है. सेपरेशन ऑफ पावर्स वेयर? सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया. सेपरेशन ऑफ पावर्स किन में? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है. लेजिस्लेचर अपना लेजिस्लेट करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा उन जितना भी लेजिस्लेशंस बनी है, जितनी भी लॉज बनी, लेजिस्लेशन मतलब लॉज. और जुडिशरी क्या करेगा? एब्जुडिकेट करेगा और देखेगा कि क्या ये इन लाइन भी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बड़ा बताया था कि एससी इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 13. ये लाइक एक्सक्लूसिवली नहीं बट एक आइडिया देता है हमें जुडिशियल रिव्यू का. उसका ये भी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये टर्म्स में जो यूज कर रही हूँ, तो आप घबरा मत जाना कि ये क्या है, हमें पता नहीं है. वी विल बी डिस्कसिंग. और थोड़ा सा आइडिया मैं यही पे दूंगी कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. कि जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि जब भी लेजिस्लेचर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन को, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रोमाइसेस हैं, अगर उनसे बाहर जाके कोई रूल बनाता है या एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर होता है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर देगा वहीं पे. नल एंड वॉइड मतलब कैंसल, नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड बनेगा वो वहीं पे. और जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी से इलेक्शन कमीशन, तो ये लोग भी लाइक हमें इंश्योर करते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिजाइन. बैलेंस्ड मतलब कि एक एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पे हावी ना हो, ठीक है. यहाँ पे हाईलाइटेड मैंने लिखा है, एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेलिजेंट चेक्स एंड बैलेंसेस भी है. चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्या होगा? लिमिटेशंस, जैसे कि आर्टिकल 13 और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है. अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कोई अब्रिज करता है, अब्रिज मतलब उनको कोई वापस लेता है, तो हमारे पास आर्टिकल 32 है ना, जिसमें रिट्स है हमारे पास. तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारी आर्टिकल्स जो है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको खतरा है, और कोर्ट हमें वो इंश्योर करेगा, ठीक है. 32. और इसका एक और आर्टिकल है 226, जो कि हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है. और ये क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है. तो राइट, और दूसरी एक चीज है, राइट बैलेंस होनी चाहिए किन चीज के बीच में? वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल. रिजिड क्या होते हैं? कोई ऐसी प्रोविजंस जिनको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी चेंज हो जाती है. हम डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेट से एकदम करके अथॉरिटेटिव नहीं बन सकते, या हम डेमोक्रेट से एकदम करके लाइक डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते, ठीक है. अब अगर हम सेक्युलर है तो हम कम्युनल नहीं बन, तो ये हमारी वो तो है ही, वो रहेगा ही. हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरलिज्म को हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही रहेगा. लेकिन हमें विद चेंजिंग टाइम्स फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, ठीक है. जैसे कि चेंजिंग टाइम्स है, ठीक है. अ, जब आर्ट ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को स्ट्राइक डाउन किया गया था, इट वाज अबाउट homosexuals, and same goes for Navtej Singh Johar case, which was in 2017. It also talks about what? ट्रांसजेंडर्स, ओके, उनको उनके राइट्स के बारे में. और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए जहाँ पे उनको राइट्स दिए गए. इट इज नॉट जस्ट अबाउट देम, बट इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, वो तो खैर पहले से ही था. बट इट्स लाइक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी विद चेंजिंग टाइम्स चेंज हो रहा है. ओके, नॉट कि बेसिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी पूरी कंट्री का फ्रेमवर्क ही चेंज कर दे, बट जो वैसी चीजें हैं वो चेंज हो रही है, ठीक है. जो मतलब जिनको हमें टाइम बाय टाइम चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि
लाइक कोई ऐसा ट्रेडिशन होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होगी विद चेंजिंग टाइम्स। तो जैसे कि सेम फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल दैट, दे हैव फेस्ड violence, they have faced social taboos for a considerable period of time, they still do। तो बट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग कि हर कोई जो सोसाइटी में है वो डिग्निफाइड वे से जी सके। इसके भी आप आगे जैसे कि आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके भी इंटरप्रिटेशंस इन द मेनका गांधी केस 1978, इसकी पूरी डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट है। इसमें हर कोई एक्ट इनकोड, और इसमें बहुत सारी एडिशंस होती है, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, के पुट्टा स्वामी केस में जो ऐड हुई थी, आई गेस द डेट वाज 2016 और 17, ऐसे ही कुछ। तो राइट टू प्रिवेसी पे ऐड हुआ। ओके, राइट टू इंटरनेट 2020 में अनुराधा बसीन केस, ठीक है। इंटरनेट का भी और बोला कि जैसे बहुत लंबे समय तक किसी जगह पे इंटरनेट शट डाउन करना वो बेसिक राइट्स को जो है वो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, ये सारी चीजों को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक। विच मीन्स कि हमें उसमें एक बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लाइक इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिस्पेक्ट के, हम लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पेक्ट किया कि वो लाइक इंश्योर किया कि वो अभी तक सर्वाइव करे और उसको लोग रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो therefore, in determining whether a constitutional authority, you can ask yourself three questions. Were the people who enacted the constitution credible? ठीक है, क्या वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया वो क्रेडिबल थे? ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच वी कामत, देर वे सो मेनी मेंबर्स, के हनुमान थैया, Krishnamachari. These were the people who made the constitution, like members of the Constituent Assembly. So obviously they were credible people. They had so much knowledge. Secondly, did the constitution ensure the power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? Obviously it did. अभी तक जितना मैंने आपको समझा उस पे आपको तो पता चल ही गया होगा. And most importantly, does the constitution give everyone some reason to go along with it? Yes, it does. जितना मैंने आपको बताया उस पे आपको क्लियर होना चाहिए, बट ऑब्वियसली इस बुक में हम पढ़ेंगे, दैट्स अगेन मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, इसका मतलब कि अब हम आगे पढ़ेंगे, जितना मैंने आपको बोला उससे भी आपको ये आंसर हो जाएगा, बट व्हेन वील डाइव डीप इनटू दिस बुक यू विल अंडरस्टैंड। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन is the constitution the locus means center of people's hopes and aspirations, okay? The ability of a constitution to command voluntary allegiance of the people depends to a certain extent upon whether the constitution is just। ठीक है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी के लिए प्रोविजंस है, तो तभी तो हम अपनी एलिजेंस देंगे, तभी तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। एलिजेंस मतलब उसको मानना, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल answer this question, like underlying the Indian constitution, we will, in the last chapter we will see कि कौन से principles है, ठीक है। अब देखेंगे हम how was the Indian Constitution made? Let's find out how the Indian Constitution was made। ठीक है, हमारी Constitution की जो first sitting हुई as an undivided India 9 दिसंबर 1946, लेकिन फिर हम रीअसेंबल हुए 14 अगस्त 1947 में, बिकॉज लेकिन उस टाइम पे हम डिवाइडेड इंडिया के तौर पे, क्योंकि माउंट बैटन का जो प्लान था उसने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग बताया था कि अब ये होंगे। 14 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, ओके, 1947। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट। जब आप पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे कि हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय अ प्रपोर्शनल, लाइक यही जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये एक इलेक्शन है। होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी जस्ट मेंड इट, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। ये हम आगे देखेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, तो हमारे लाइक रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड, तो हमारी जो राज्यसभा है वैसे उनका जो अपर हाउस है उनकी इलेक्शन ऐसे होती है, ठीक है।
तो उसके बाद जो है, यस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे इनके भी, ठीक है। बाय व्हाट? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सी, ये ऐसे है बेसिकली। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, सिंगल ट्रांसफर, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होता है, ठीक है। और राज्यसभा मेंबर्स के भी इलेक्शन में यही यूज होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग तो राज्यसभा एमपी के लिए वोट नहीं करते, आपने सुना भी होगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, ठीक है। ऑल्दो ये हम आगे देखेंगे भी, क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सच्ची में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहलाता भी है या नहीं, क्या ये सिर्फ एक मिसनॉमर है, वो भी हम देखेंगे। बट हाँ, अभी तक के लिए आप ये याद रखो कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था टू सॉरी 1935 में। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। होल्ड ऑन अ सेकेंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। उसने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को, जैसे यहाँ पे स्टेट्स नहीं होते वैसे उनको बताया, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती आपके आपके स्टेट्स में, आपने देखी होगी कि एमएलए, तो वैसे उनके मेंबर्स ने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया, ठीक है। और ये किसने दिया था ये प्रपोजल? कैबिनेट विजन प्लान, एक ब्रिटिश ने एक प्लान दिया था। वो उसमें 3 मेंबर्स थे, तो उन्होंने ये प्लान दिया था कि ऐसे होगा। तो 1:10 लाख का रेशियो था, ठीक है। पॉपुलेशन 10 लाख में से एक मेंबर को हम इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 292 मेंबर्स जो थे वो ऑब्वियसली प्रोविंसेस से आते, और 93 कहाँ से आते? प्रिंसली स्टेट से। अब आप बताएंगे प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स ऑब्वियसली वो भी ब्रिटिश की पैरामाउंटसी के अंडर ही थे, लेकिन उनके लीडर्स जो थे, जैसे महाराजा महाराजा थे वैसे, बट थे वो आखिर ब्रिटिश के उसमें। और ये बात आप याद रखना कि इन्होंने कोई वो नहीं लिया था पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि इनकी अलग अलग डिमांड्स थी, तो इनने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट। तो टोटल 292 मेंबर्स थे। पहले बेसिकली मेंबर्स थे 389, लाइक जो प्रोविंसेस वाले, लेकिन उसके बाद 90 जो है वो पाकिस्तान में चले गए, ओके। तो सीट्स जो थी वो 3 मेन कम्युनिटीज में डिस्ट्रीब्यूट थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जैन, और ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन का मेथड बताया था वो, ठीक है। और प्रिंसी स्टेट्स की कैसे रिप्रेजेंटेशन, उनका कैसे सिलेक्शन का मेथड होता है? कंसल्टेशन, वो आपस में कंसल्ट करेंगे, क्योंकि उनका ऑब्वियसली प्रिंस, और तो वो देखेंगे कि किस मेंबर को दिखाएगी, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो दिखाया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बस एक डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। आर्टिकल ऑफ फेथ कैसे? राजेंद्र प्रसाद ने पहले, जब वो चेयरमैन उन्होंने ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, तो 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने बोला कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। कैसे? क्योंकि महात्मा गांधी जी की टाइम से स्वराज मतलब का, उन्होंने कहा था कि स्वराज क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल। तो उनका यही था कि स्वराज होगा जहां पे लोगों को अपनी विशेस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई है वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगा किनको? लोगों को। तो ऑब्वियसली द विशेस ऑफ द पीपल वुड बी एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड कम टू प्रिवेल लार्जली एज एन article of faith, okay, in almost all the politically minded classes in the society, okay. Article of faith in what? हमारा article of faith in all the political minded classes in the country, ठीक है, politically minded classes in the country, ठीक है। तो हम हमेशा से, तो ये गांधी जी ने भी कहा था कि लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये, जहाँ पे लोग अपनी विशेस एक्सप्रेस कर पाएंगे उनकी क्या चाहिए। तो उन्होंने वो कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया, तो उन्होंने फाइनली लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। आर्टिकल ऑफ फेथ इन द पॉलिटिकली माइंडेड क्लासेस। पॉलिटिकल माइंडेड क्लासेस यहाँ पे कौन है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स, ओके। तो हमने देखे अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो बनाते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या इफेक्टिव। नाउ हम देखेंगे कंपोजिशन किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान, जो मैंने आपको अभी बोला इसको माउंटबेटन प्लान बोलते थे, उसमें क्या हुआ? पाकिस्तान अलग चला गया और इंडिया अलग चला गया, ठीक है। तो इंडिया के मेंबर्स 299, ओके, 299 थे, और 284 उनमें से एक्चुअली प्रेजेंट थे कब? 26 नवंबर 1949 को।
मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे, सॉरी 284 मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे 26 नवंबर, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनली पास कर दिया था, इनैक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड, लाइक द एबिलिटी, द क्रेडिबिलिटी एंड द माइंड्स ऑफ दोज फ्रेमवर्क्स, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन हुआ, आप पार्टीशन ने जो है एक हॉरेंडस वायलेंस, जो यहाँ पे लिखा गया हॉरेंडस वायलेंस हुई, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ। लेकिन स्टिल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, जहाँ पे माइनॉरिटीज सिक्योर रहेंगी, क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी, मैं पहले बात करी थी इस लेक्चर के, रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उसका कोई भी बेयरिंग नहीं होगा सिटीजनशिप राइट्स पे, ओके। अब हम देखेंगे, but this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made, although the members of the Assembly was not elected by universal suffrage, okay। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, जब हर किसी के पास राइट टू वोट हो, तो ऑल्दो एक यूनिवर्सल सफरेज ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि किन्होंने किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है उनको चुना, ठीक है। मेंबर्स प्रोविंशियल, लाइक जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को चुना, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो लेकिन ये सच्ची एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, क्योंकि ये एस्पिरेशंस ऑफ द एस्पिरेशंस लोगों की को सच ही एड्रेस कर रहा था। कैसे? 82% जो सीट्स थी ना असेंबली में, वो किसने फिल करी थी? कांग्रेस ने। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कांग्रेस एकदम, मतलब बस एक कांग्रेस, तो कांग्रेस, कांग्रेस वाज अ डाइवर्स पार्टी, इट अकोमोडेटेड, सी लिखा है, इट अकोमोडेटेड, इट मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट, हर कोई किस्म का ओपिनियन, मैंने आपको जैसे बोला, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी थे, उसमें लॉयर्स भी थे, उसमें लैंडलॉर्ड्स भी थे, एवरी सॉर्ट ऑफ पीपल, उसमें पीपल फ्रॉम द मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज, देखिए SC STs OBCs वो थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी थे, everyone was represented in the Congress, okay। तो डेफिनेटली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो, ऑल्दो इसको इलेक्ट किसने किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने इलेक्ट किया, ऑल्दो यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, कुछ ही लोगों के पास वोटिंग राइट्स थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दी थी, बट उन्होंने इलेक्ट तो किया। उन्होंने इलेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करा, ठीक है। बट जनरली ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव थी, और स्पेशली होती क्योंकि इंडिया ने एक मास स्ट्रगल देखी थी, एवरीवन वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, अपलिफ्ट द इंडियन सोसाइटी, ओके। सो यस, इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be discussing the principle of deliberation, okay। I hope जितना भी मैंने पढ़ाया वो क्लियर है और आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, I'll surely address, and I hope you'll show love to this series. Thank you so much, and yeah, take care, stay safe, bye.